हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा जो आप लोगों को लेक्चर 1 और लेक्चर 2 शेयर किए हैं। आज हम लोग लेक्चर 3 में 9.3 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। आज का जो क्वेश्चन है अपैरेंट डेप्थ के ऊपर है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले इसके पीछे का कंसेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। अपैरेंट डेप्थ, आभासी गहराई। हम लोग अक्सर किसी ग्लास में या किसी ग्लास में या किसी लिक्विड में अगर बॉटम पर रखे ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो वस्तु रखा हुआ है यहाँ पर न दिखने की बजाय किसी दूसरे डेप्थ पर दिखता है। इस यहाँ से आपके सरफेस से, वाटर या लिक्विड के सरफेस से, और इसी डेप्थ को हम लोग बोलते हैं अपैरेंट डेप्थ। अब अपैरेंट डेप्थ इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पर जो मीडियम है वो बदल रहा है। इसी की वजह से आपको यहाँ पर इसकी डेप्थ में डिफरेंस नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इसका कैलकुलेशन आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपका मीडियम एयर है, यहाँ पर हवा है और यहाँ पर आपका पानी है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है। मान लीजिए ये वस्तु किसी डेप्थ H0 पर रखा हुआ है, H0 डेप्थ पर रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से कोई भी प्रकाश किरण, क्योंकि हम लोग किसी भी वस्तु को कब देखते हैं, जब उस वस्तु से कोई भी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों के ऊपर पड़ती है तभी हम लोग उस वस्तु को देख सकते हैं। यहाँ पर से इस वस्तु से कोई भी रे ऑफ लाइट जब व्यूअर के आंखों में पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर वाटर है। अब हम लोग को पता है कि जैसे ही मीडियम चेंज होता है, मीडियम को चेंज होने से जो रे ऑफ लाइट है वो डेविएट होता है। अब निर्भर करता है कि जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट प्रकाश किरण जा रही है उसका अपवर्तनांक ज्यादा है कि कम है। ठीक है, अगर जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट जा रही है उसका अपवर्तनांक कम है, क्योंकि हमको पता है कि जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, C/V होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग बटा किसी माध्यम में प्रकाश का वेग। अब अगर इस माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होगा, यहाँ पर जो अपवर्तनांक का वैल्यू होगा वो कम होगा। ठीक है, मतलब ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, दोनों इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पर पानी है और पानी का अपवर्तनांक हम लोग करीब करीब जानते हैं कितना होता है, 1.3 के आसपास होता है, राउंड ऑफ। ठीक है, और जो हवा का अपवर्तनांक होता है करीब 1 के अराउंड होता है। तो हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भी रे ऑफ लाइट पानी से अगर हवा में जाएगी तो क्या होगा, वो नॉर्मल से डेविएट हो जाएगा। ठीक है, जो भी रे ऑफ लाइट पानी से अगर एयर में जाएगा, वाटर से एयर में जाएगा तो वो नॉर्मल से अभिलंब से दूर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अभिलंब से दूर हो रहा है तो इस रे ऑफ लाइट को बाहर से जो व्यूअर होगा, यहाँ पर जो व्यूअर है, व्यूअर को ऐसा प्रतीत होगा ये रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, रे ऑफ लाइट इस जगह से आ रही है। अब वस्तु यहाँ पर न दिखने की बजाय वस्तु यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ फेनोमेना आप लोग TIR में भी पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में भी पढ़ेंगे कि जब मीडियम बदलता है सरफेस के ऊपर, हम लोग जनरली मिराज का फॉर्मेशन देखते हैं या फिर किसी डेजर्ट में वाटर का फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, या किसी ट्री को देखते हैं कि उसका इमेज हम लोग को सरफेस पर दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह का फॉर्मेशन का फेनोमेनन उसका जो जनरल कारण है, ये भी उसका एक जनरल कारण है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो इसका एक्चुअल डेप्थ वो कितना है, वास्तविक गहराई कितना है, H0 है, और जो आभासी गहराई है इस सरफेस से कितना है, मान लीजिए कि ये अपना H1 है। ठीक है, H1 इस सरफेस से। अब इस अभिलंब और जो इंसिडेंस रे है इसके बीच का एंगल कितना है, I है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रिफ्रैक्टेड रे और यहाँ पर जो अभिलंब है, नॉर्मल है, इसके बीच का एंगल कितना है, R है। आप लोग ज्योमेट्री से देख सकते हैं, इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, अब रिफ्लेक्टेड एंगल कितना है, R है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल लाइंस है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कह सकते हैं आई। अब यहाँ पर जो R है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूरा R है और ये वाला पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से
ये पूरा एंगल हो जाएगा R। अगर ये एंगल R है तो यहाँ पर ये भी एंगल कितना बनेगा R। अब ज्योमेट्री आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, h0 है, यहाँ पर हाइट h1 है। मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ डिस्टेंस x है, ठीक है, तो ज्योमेट्री कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप इसका ज्योमेट्री देखिएगा तो कुछ ऐसा नजर आएगा। यहाँ पर h0 है, यहाँ पर h1 है, ठीक है, यहाँ पर x है, यहाँ पर r है और यहाँ पर I है। tan थीटा बराबर कितना होता है? tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहाँ पर अगर हम tan r बराबर लिखें कितना आएगा? tan r इज इक्वल टू x अपॉन h1 एंड tan I इज इक्वल टू x अपॉन h0, ठीक है। हम लोग रे ऑफ लाइट में या ऑप्टिक्स में या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पर जितने भी एंगल्स हैं वे सारे एंगल्स बहुत कम होते हैं। वेरी लेस एंगल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि जितने भी रेज यहाँ पर होते हैं पैरेक्सियल रेज के बारे में हम लोग बात करते हैं। पैरेक्सियल रेज वो रेज होते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत निकट होते हैं, उसको हम लोग पैरेक्सियल रेज बोलते हैं, पराक्षीय किरण बोलते हैं। तो यहाँ पर R और जो I है उसका वैल्यू बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं? अप्रोक्सीमेशन करके लिख सकते हैं R, और इसको अप्रोक्सीमेशन करके लिख सकते हैं I लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और आप लोग जानते हो कि जो tan R होता है वो sin R की अप्रोक्सीमेशन होता है। कब? जब एंगल बहुत छोटा हो तो कब होता है? व्हेन एंगल्स आर स्मॉल। जब एंगल्स बहुत छोटे होते हैं तो हम लोग tan R को sin R लिख सकते हैं और अप्रोक्सीमेशन करके R लिख सकते हैं, ठीक है। एंड tan I इज इक्वल टू x अपॉन h0 दैट इज इक्वल टू I एंड नथिंग बट sin I। ये sin I के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग को स्नेल्स लॉ पता है, क्योंकि जहां पर भी मीडियम चेंज होता है, जहां पर भी माध्यम बदलता है, वहां पर हम लोग स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो बिंदु दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है, मान लीजिए पॉइंट M है, ये बोला तो पॉइंट दिख रहा है आपको, मान लीजिए पॉइंट M है, ठीक है, ये पॉइंट M है। अब इस M पॉइंट पर हम लोग स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, कह सकते हैं एट पॉइंट M पॉइंट पर हम लोग स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। कितना करेंगे? म्यू वाटर इंटू साइन I इज इक्वल टू म्यू ऑफ एयर इंटू साइन R। म्यू वाटर इंटू साइन I कितना है? हमारे पास जो साइन I का वैल्यू है कितना है? x अपॉन h0 है, x अपॉन h0 दैट इज इक्वल टू म्यू ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंटू साइन R। साइन R का वैल्यू कितना है? x अपॉन h1 है, ठीक है। दोनों को कंपेयर कर देंगे, म्यू W इंटू 1 अपॉन h0 इज इक्वल टू म्यू एयर इंटू 1 अपॉन h1। अब यहां पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो म्यू W अपॉन म्यू ऑफ एयर इज इक्वल टू h0 अपॉन h1। और h0 क्या है? वास्तविक गहराई है, और ये क्या है? जो h1 है वो क्या है? आभासी गहराई है, आभासी गहराई है, ठीक है। हम लोग इतना रिलेशन लेके आ गए, म्यू W अपॉन म्यू ए इक्वल टू h0 अपॉन h1। हमको निकालना क्या है? h1 है, h1 इज इक्वल टू म्यू W अपॉन म्यू ऑफ एयर इंटू h0। ये हमारा आ गया आभासी गहराई का फॉर्मूला। अब देखिए क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा आपका 9.3। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, कोई टैंक 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल से भरा है। जो आपको h0 है कितना दिया हुआ है? 12.5। तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं, h0 का वैल्यू दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर। किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा बिकर की तली पर पड़ी किसी सुई की आभासी गहराई 9.4 सेंटीमीटर है। जो आभासी गहराई है वो कितना हमारे पास है? आभासी गहराई कितना दिया हुआ है? h1 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है कितना? 9.4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब मेरे पास h1 का वैल्यू दिया हुआ है। कैलकुलेट क्या करना है देखते हैं क्वेश्चन में।
9.4 सेंटीमीटर है। जल का अपवर्तनांक क्या है? यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है, म्यू डब्ल्यू बराबर 1। जल का अपवर्तनांक क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जल का अपवर्तनांक निकालना है। चलिए इधर मिटा देते हैं। मेरे पास रिलेशन क्या है? म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए इज इक्वल टू एच नॉट अपॉन एच वन या एच डैश। ठीक है, अब म्यू डब्ल्यू हमको निकालना है। हमको पता है कि जो म्यू ऑफ एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हवा एयर दिया कितना रहता है, जनरली हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन में नहीं दिया था हम लोग कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से 1 ले लेते हैं। तो कितना ले लेंगे? एच नॉट का वैल्यू दिया हुआ कितना 12.5 डिवाइडेड बाई एच वन का वैल्यू दिया है 4.4 9.4 इंटू एयर बराबर 1। इसको अगर कैलकुलेट करिएगा आप तो रिजल्ट आएगा 1.33। ठीक है, तो म्यू डब्ल्यू बराबर कितना आ गया 1.33। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें एक पार्ट और है, एक क्वेश्चन इसमें और बोला। बीकर से उसी ऊंचाई तक जल के स्थान पर किसी 1.63 अपवर्तनांक के अन्य द्रव से प्रतिस्थापन करने पर सुई को पुनः फोकसित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर या नीचे ले जाना होगा। कहने का मतलब जो यहाँ पर पानी था, पानी को रिप्लेस कर दिया गया दूसरे लिक्विड से जिसका अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.63। चलिए देख लेते हैं। अगर हम वाटर को दूसरे लिक्विड से रिप्लेस कर दें जिसका अपवर्तनांक 1.63 है, तो उस केस में हमारे पास जो अपैरेंट डेप्थ है, आभासी गहराई है, वो कितना आएगा। बाकी हर चीज सेम रहेगा। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो डेप्थ ऑफ वाटर है वो कितना है। डेप्थ ऑफ वाटर अभी भी है मेरे पास 12.5 सेंटीमीटर। अब H1 का वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है, आभासी गहराई। जो म्यू लिक्विड है कितना है 1.63। ठीक है, और मेरे पास म्यू एयर तो पता ही है, तो डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ऑफ लिक्विड अपॉन म्यू ऑफ एयर इज इक्वल टू HO अपॉन H1 दैट इज इक्वल टू इंप्लाइज दैट। अब H1 बराबर कितना आएगा? H1 बराबर आएगा म्यू ऑफ एयर अपॉन म्यू ऑफ लिक्विड इंटू H नॉट। कैलकुलेट करके देखिएगा आप लोग। 1/1.63 इंटू H नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 12.5 बराबर 7.67 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरे पास जब अपवर्तनांक का वैल्यू 1.63 होगा तब यहाँ पर इस केस में जो H1 आएगा वो कितना आएगा, आभासी गहराई कितना आएगा 7.67 सेंटीमीटर। ये आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा।